Hello, everyone. My name is Naman Sharma, and I've been teaching to civil services aspirants for the past 7 years. And I have experience in the preparation phase for more than 10 years now. And in this video, I'm going to answer certain doubts like why to choose civil services. देखिए जब भी आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में सोसाइटी में आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार नहीं सिविल सर्विसेज नहीं करना चाहिए इसके साथ ये रिस्क इन्वॉल्व है बहुत पढ़ना पड़ेगा तुझसे नहीं होगा सो दे गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली नेगेटिव इंफॉर्मेशन कि क्यों सिविल सर्विसेज नहीं करना चाहिए इस वीडियो के अंदर आई विल बी क्लियरिंग सर्टेन मिथ्स कि भाई सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहिए और इसका आंसर मैं दूसरे वे में दूंगा कि एक बार लेट्स लेट्स आंसर ऑल दोस क्वेरीज जो लोग कहते हैं कि सिविल सर्विसेज करोगे तो बर्बाद हो जाओगे सिविल सर्विसेज नहीं होगा वो सारी चीजें हम आंसर करने की कोशिश करेंगे right and trust me the entire video will be relevant to your examination even if you don't want to do civil services आप एक ये देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकते हैं you want to do it or you don't want to do it right हेल्पफुल रहेगा इंफॉर्मेशन relevant रहेगी to the point रहेगा right so without wasting further time let's start with that तो आप देखिए अगर आप देखिए सिविल सर्विसेज के मिथ्स क्लियर करने से पहले कि क्यों सिविल सर्विसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक छोटा सा टॉपिक लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट राइट जस्ट पे अटेंशन देखिए एक वर्ड है एल्बिडो आपने प्रोबेबली आजकल न्यूज में बहुत सुना होगा बट देयर इज वन वर्ड एल्बिडो जो कि लैटिन से लिया गया है एंड इसका मतलब होता है वाइट बट इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एल्बिडो इट मींस अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ बॉडी amount of reflection done by a body amount of reflection अच्छा देखिए सिंपल टर्म्स में समझने के लिए रिफ्लेक्शन क्या होता है इफ आई थ्रो अ बॉल एट यू एंड इफ यू कैच इट दैट इज एब्जॉर्प्शन और अगर आप बिना कैच करे उसे इधर उधर डिफ्लेक्ट कर दें उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं हाँ अब वो साइंस वाले ज्यादा हीरो मत बनना कि सर रिफ्रैक्शन होता है टीआईआर होता है उन डिटेल्स में हम नहीं जा रहे डिपेंडिंग ऑन द एंगल कि कैसे रिफ्लेक्ट होगा कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा मीडियम क्या रहेगा रिफ्रैक्शन वगैरह चीजें होती हैं बट सिंपल टर्म्स में रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने आपकी और कुछ फेंका और आपने कैच करने की बजाय इधर उधर उसे क्या कर दिया डिफ्लेक्ट दैट इज रिफ्लेक्शन एल्बिडो क्या होता है कि एक बॉडी कितना रिफ्लेक्शन करेगी देखिए एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है जस्ट 2 मिनट एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है भाई समर सीजन के अंदर लेट्स से 2 बजे 42 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर टेम्परेचर हुआ है देयर इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और मैं आपको रोड के ऊपर है जो बिटुमेन रोड होती है इसके ऊपर मैं आपको बोलूं कि भाई तेरे को 100 मीटर चल के अपने घर तक जाना है पीजी तक जाना है या लेट्स से वहां तक जाना है क्या कहते हैं मंदिर तक जाना है और मैं आपके शूज ले लूं लेट्स से आई एम टेलिंग यू कि आपको बेयर फुट 100 मीटर रोड पे या 500 मीटर रोड पे चल के जाना है इस गर्मी के टाइम पे राइट समर सीजन के अंदर तो आप देखिए आई इमेजिन योर आंसर इज दैट यू कैन नॉट वॉक नोबडी कैन वॉक आई डोंट थिंक कोई खतरों का खिलाड़ी है जो इतनी गर्मी के अंदर वो रोड पे नंगे पांव चल पाएगा सो इधर यू विल बी जंपिंग बैक होम और यू विल डायरेक्टली रीच हॉस्पिटल डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचते बहुत गर्मी होती है आप देखिए रोड इज वेरी हॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम है ना लेकिन आपने बचपन से एक चीज देखी है इसी टेम्परेचर और इसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर आप जूस पीने रुकते हैं वो जूस वाले भैया होते हैं सड़क के किनारे पे खड़े रहते हैं वो एक बर्फ की सीली लेते हैं दिन में लेते हैं राइट ही टेक्स दैट आइस अब आप देखिए उनके पास फ्रिज वगैरह नहीं है लेकिन ये बर्फ की सीली उनके पास सुबह से शाम तक चलती है तो आप देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आता है कि यार हम 10 मीटर नहीं चल पा रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर बर्फ जिसको तभी के तभी मेल्ट हो जाना चाहिए था इट्स कंटिन्यूइंग फॉर एंटायर डे अच्छा आपने एक और चीज देखी है गर्मियों के अंदर रिक्शा के पीछे साइकिल के पीछे बर्फ की सीली रख के दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप देखिए क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है कि हम तो नंगे पांव सड़क पे नहीं चल पा रहे हैं बट ये बर्फ जो तभी के तभी मेल्ट हो जाना चाहिए था ये पूरे टाइम क्यों चल रही है आर यू गेटिंग दिस सबने देखा है इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है एवरीबडी हैज सीन दैट अब देखिए इसका आंसर है एल्बिडो मैंने क्या बोला एल्बिडो इज द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ सरफेस आप देखिए अगर आप आइस की बात करें या आप पहले रोड की बात करें रोड का एल्बिडो सिर्फ 10% होता है इसका मतलब क्या होता है जब 100% सनलाइट इस पे
इंसिडेंट होती हैं, ये सिर्फ 10% रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि इसका एल्बिडो इतना है, और 90% हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। 90% हीट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। ऑन दी अदर हैंड अगर आप आइस को देखें, आपने देखा वो मिरर की तरह शाइन करता है, मिरर रिफ्लेक्ट्स 100%, राइट? तो अगर आप बर्फ को देखें, आइस को देखें, इसका एल्बिडो 80% होता है, बहुत हाई होता है। तो जब इस पे भी 100% रेज इंसिडेंट होती हैं, ये सिर्फ 80% रिफ्लेक्ट करता है, और हीट कितनी एब्जॉर्ब कर लेता है? दैट इज 20%। तो आप देखिए सेम कंडीशंस के अंदर, सेम एटमॉस्फेरिक वो कंडीशंस के अंदर, आप देखिए रोड इज फार मोर हॉटर, रोड इज फार मोर हॉटर देन आइस, क्योंकि रोड का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। इसलिए आप देखिए बचपन से जो आपने वो चीज देखी है कि भैया जो बर्फ की सीली पूरे दिन चल जाती है, लेकिन आपको रोड पे चलने, आप नहीं चल पाते हैं रोड के ऊपर। उसका आंसर क्या है? हाई एल्बिडो ऑफ आइस एंड लो एल्बिडो ऑफ रोड। अच्छा, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, एक तो एचसीएस पीसीएस में सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, व्हाट इज एल्बिडो। यूपीएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द रीजंस फॉर परमानेंट आइस कवर ऑन द पोल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, आपको पता है कि आर्टिक और एंटार्क्टिक पूरा टाइम वो क्या कहते हैं, आइस से कवर रहता है। तो एक रीजन मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सन जो है वो बहुत रेयरली शाइन करता है वहां पे, और जितनी भी रेस पहुंचती है बहुत ऑब्लिकली पहुंचती है, करेक्ट? पर ये तो आप देखिए ना, थर्ड फोर्थ क्लास की बुक में भी मिल जाएगा। आपको क्यों डीसी बना दें हम, आपको क्यों आईएएस बना दें हम इस आंसर के लिए? देखिए, दूसरा आंसर है इसका एल्बिडो। यस, सन रेज बहुत कम पहुंचती है, पर जितनी भी कम पहुंचती है, वहां पे जो ऑलरेडी आइस प्रेजेंट है, वो उसका भी 80% क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट बैक, क्योंकि उसका एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग दिस? तो आप देखिए, द सेकंड रीजन इज हाई एल्बिडो ऑफ the ice already present on the poles of the world. So this statement you must have studied in the books, that the presence of ice on the poles of the world, it's itself is a cause for permanent ice cover on the poles. आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आप देखिए, मैंने आपको पहले क्यों कराया इस वीडियो के अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। ये मैंने इसलिए कराया कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं या आप कोई भी सेशन देख रहे हैं, मेक श्योर यू बिहेव लाइक रोड, कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप 90% उसे समझें। क्योंकि अगर आप आइस की तरह करेंगे, बस ऐसे ही देख रहे हैं और 80% रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो देखिए आपके भी 15-20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, मेरे भी 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। सो लेट्स मेक इट अ बिट इट्स एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो थोड़ा सा आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन दीजिए, ताकि आपको बाद में ये ना लगे टाइम वेस्ट हो गया। क्लियर है? और मैंने आपको बता दिया, इसके क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं, सो इट्स नॉट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। नाउ यू कैन आस्क एनीवन आल्सो दिस क्वेश्चन, राइट? चलिए अब देखते हैं, हमारी ये जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो यही है कि सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और इसका आंसर मैंने आपको बताया, मैं ऐसे दूंगा कि सिविल सर्विसेज क्यों नहीं करना है। आप देखिए, आप मार्केट में जाके पूछ लीजिए, लोगों से, सोसाइटी से पूछ लीजिए, तो वो आपको कुछ उल्टे ऊट पटांग रीजन से देते हैं कि क्यों सिविल सर्विसेज नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, भैया बहुत पढ़ना पड़ेगा, 16 to 17 आवर्स पढ़ना पड़ेगा तब निकलेगा, इतना तो तू आज तक नहीं पढ़ा। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हाई प्रोफाइल चाहिए, तेरी तो इंग्लिश वीक है, तू तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, तू तो गांव में पढ़ा हुआ है। तो आप देखिए, तेरी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत वीक है, तेरा पेपर कैसे निकलेगा? अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि भाई आईएएस का बेटा ही आईएएस बनता है, राइट? कि फैमिली में कोई होना चाहिए, लाइक तू नहीं बन सकता, तेरे हमारे तो परिवार में किसी ने आईएएस नहीं किया, तो तुम कैसे बन जाओगे? अच्छा, फिर कुछ लोग आते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि रट्टा बहुत मारना पड़ता है, क्रैमिंग बहुत करनी पड़ती है, राइट? एक तो वैसे ही बहुत पढ़ना पड़ता है, ऊपर से रट्टा बहुत मारना पड़ता है, राइट? देन समबडी कम्स एंड से कि तेरी +2 में 60% आए हैं, क्या कहते हैं, कॉलेज में तू 50% है, सप्ली लेके घूम रहा है, तू आईएएस करेगा। ऐसे रोक देते हैं कि पढ़ना होता तो अब तक पढ़ लेता। और कुछ लोग ये कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा चीज है, कि यार पेपर ही चल जाता है पूरे साल, प्रीलिम्स देन मेंस एंड देन इंटरव्यू, लाइक 7-8 मंथ्स का पूरा प्रोसेस चल जाता है, प्रिपरेशन हो जाती है 10 महीने की। तो आप देखिए, आपकी मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेट्स से आपने इंजीनियरिंग करी और 2 साल के बाद आपका भगवान ना करे पेपर नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या करेगा? कंपनीज लाइक टू हायर द फ्रेश रिक्रूट्स, लाइक द फ्रेश ग्रेजुएट्स। तू तो सब भूल, तेरी इंजीनियरिंग भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा। आई थिंक यही है सारा, कि परिवार में कोई होना चाहिए, पढ़ना बहुत पड़ता है, लैंग्वेज बहुत हाई प्रोफाइल चाहिए, यही है। तो देखिए, इसको आंसर कर देते हैं, इसको आंसर कर देते हैं। अच्छा, कुछ और कलाकार हैं, वो ये भी कहते हैं करप्शन बहुत चलती है,
कि पैसे बहुत चलते हैं फिर सिलेक्शन होता है. दैट इज ऑल्सो लाइक देयर आर डिफरेंट मिथ्स अबाउट यूपीएससी. लेट्स क्लियर दैट, राइट? एक एक करके और इंफॉर्मेशन भी सारी डिटेल में दूंगा मैं, राइट? अब देखिए एक एक करके मिथ्स को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं. देखिए सबसे पहली बात है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हाई प्रोफाइल चाहिए. मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं पेपर कैसे निकालूंगा? देखिए सी, अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप सिंपल डेफिनेशन देखें, लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. भाई मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं. एम इसका एक ही है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आना चाहिए. आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज एंड यू आर रिसीविंग इट, है ना? पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम ऑफ स्टेटस बन गया. आप देखिए, राइट? ऑफिशियल डेफिनेशन से एकदम अलग. इंडिया में अगर कोई इंग्लिश अच्छी ना बोले तो आप उसे गवार कह देते हो. सी, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे समझ सकते हो. आप जब 5 स्टार होटल में जाते हैं, लेट्स से पहली बार, राइट, या कभी भी आप 5 स्टार होटल में गए हैं अपने परिवार के साथ, हरियाणा से या पंजाब से आप गए हैं, आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, अंदर बैठ के हाई प्रोफाइल इंग्लिश में ऑर्डर देते हैं, आई वांट दिस, आई वांट दैट, व्हाटएवर यू से, राइट? अच्छा, जैसे ही वेटर चला जाता है, आप 2 घंटे अपने परिवार से बैठ के अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, जो भी है आपकी. आर यू गेटिंग दिस? अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे बातें कर रहे हैं. अच्छा, जैसे ही बीच में वेटर दोबारा आता है, आपके अंदर का निंजा फिर से जाग उठता है एंड यू आर अगेन कि ओके, नो नो सर, आई वांट अ मिनरल वाटर, आई वांट अ पिज्जा एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. आप उसे आराम से भी बोल सकते हैं कि भैया पानी ले आइए या ये पिज्जा ले आइए, लेकिन आपके मन में बैठा हुआ है कि अगर मैंने इसे इंग्लिश में ऑर्डर नहीं दिया तो ये मेरे को गवार समझेगा. एंड द फैक्ट इज, हो सकता है वो समझता भी हो. Are you getting that? So unfortunately, India में language क्या बन चुका है? Medium of status rather than medium of expression. But thankfully, UPSC के लिए वो यही है, वो यही है. अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप सेंसस 2011 की बात करें, देखिए मैं कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दूंगा जो आप कहीं यूज ना कर पाए, इट विल बी यूजफुल. अगर आप सेंसस 2011 की बात करें, इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 121 लैंग्वेजेस हैं. 121 लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर से आपकी 22 एट शेड्यूल लैंग्वेजेस भी है ना? कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं. इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे तो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, बट इंग्लिश इज कंटिन्यूइंग एज लिंक लैंग्वेज, राइट? ये तब तक चल रही है जब तक सारी स्टेट्स हिंदी नहीं मान लेते, ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह चल रही है. इसके साथ साथ देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आल्सो इन इंडिया. क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया. तो आप देखिए इतनी सारी भाषाएं. अच्छा, इससे ज्यादा भी हैं. डायलेक्ट्स की बात करें, डायलेक्ट होता है जो भाषा आप बोलते हो, और लैंग्वेज होता है जब आप उसे लिखने के लिए ग्रामर भी ऐड कर दें. सी फॉर एग्जांपल हरियाणवी आप बोल सकते हो, इट्स अ डायलेक्ट, पर उसे लिखने का हमें प्रोसेस नहीं पता, तो इट्स नॉट अ लैंग्वेज, राइट? तो आप देखिए पंजाबी आप बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, गुरमुखी स्क्रिप्ट है वहां पे, तो वो पूरी लैंग्वेज है. इंडिया में तो 534 के से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं, पर फुल फ्लेजेड लैंग्वेज जो आप लिख भी सकते हैं वो 121 है, जिसमें से सेंसस के अकॉर्डिंग, और 22 एट शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं. अब आप ध्यान से देखिए, यूपीएससी का एग्जाम जो आप ये दे रहे हैं, यूपीएससी का जो आप एग्जाम देंगे सिविल सर्विसेज, ये वर्ल्ड में एक लौता एग्जाम है जो 23 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है. आप देखिए 23 भाषाओं में. आप देखिए 22 आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश. इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज, राइट? तो आप देखिए, अगर यू अच्छा पंजाबी में, नेपाली में, संथाली में ये लिखवा, संस्कृत में ये पेपर लिखवाया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर यूपीएससी को हाई प्रोफाइल इंग्लिश चाहिए तो वो 23 भाषाओं में आपका पेपर क्यों करवाएगा? लॉजिकली सोचिए आप, नहीं करवाएगा वो. भाई जो बंदा हिंदी में पेपर क्रैक करके आया है, हिंदी में पेपर क्रैक करके आया है, आपको लगता है कि वो इंग्लिश में उसके बाद सारी चीजें ट्रांजेक्शन करेगा, जो भी उसके डे टू डे एक्टिविटीज होंगी एडमिनिस्ट्रेशन की? सी, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, लेट्स से आप डीसी बनेंगे, तो आपके पास भैया कोई गरीब आदमी आया, ऑटो चलाता है और कहता है कि सर दंगे हो गए धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, मेरे को मेरा घर जला दिया. आप उसे थोड़ी ना बोलोगे कि व्हाट इज दिस, इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नो, you have to deal with the problem. Language is just a way of expression. आप उसके बेसिस पे नहीं बता सकते हैं सारी चीजें. यूपीएससी में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बस उसका जवाब देना है.
आपको बस उसका जवाब देना है। इंग्लिश भाषा का सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, वो निकालना है, उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ते हैं। तो आप देखिए ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हाई प्रोफाइल इंग्लिश नहीं है तो मैं पेपर कैसे निकालूंगा। आप डायग्राम्स बनाइए, आप फ्लो चार्ट बनाइए, जो क्वेश्चन पूछा है हमें बस उसका आंसर चाहिए, दैट्स इट, पेपर निकल जाएगा। बिकॉज not what is actually happening in society, but India is still UPSC treats language as a medium of expression. सिलेबस देखो, इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है। आर यू गेटिंग दिस? और इतनी फिर अगर वो हाई प्रोफाइल चाहिए तो 23 भाषाओं में थोड़ा ना करवाऊंगा मैं पेपर। पहला में आंसर हो रहा है कि यूपीएससी में लैंग्वेज का कुछ नहीं है। और आप देखिए यूपीएससी को ये भी पता है कि कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश लिख सकते हैं बट ढंग से बोल नहीं पाते हैं, राइट? प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इशू रहता है, तो उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप अपना मेंस हिंदी वो कर लीजिए, आप अपना मेंस दूसरी भाषा लेट्स से इंग्लिश में दे दीजिए, लेकिन आप इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, उसका भी ऑप्शन देता है यूपीएससी। तो आप देखिए देयर इज नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम, दिस इज टोटली रॉन्ग मिथ कि हाई प्रोफाइल इंग्लिश चाहिए। देखिए मैंने कुछ डेटा भी दे दिया, वो भी काम आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? हाई प्रोफाइल इंग्लिश चाहिए। अच्छा अब ये वाली चीज एक और कि भाई बैकग्राउंड समवन इन फैमिली होना चाहिए, इसका मैं आपको कुछ एक चीजें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आई थिंक आई हैव वन फॉर टू सी दिस। Riksha Puller's son Govind Jaiswal stayed in 12-8 room and is now an IAS officer. यूपीएससी एक लौता पेपर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बेटे का भी पेपर निकलता है, रिक्शा पुलर के बेटे का भी पेपर निकलता है। अब ध्यान से देखिए इसकी क्या सिफारिश है, इनकी क्या सिफारिश है? नथिंग। आर यू गेटिंग दिस? और क्या इसके अंदर करप्शन चल गई? शेयर हार्ड वर्क, sheer hard work what is required. इनके फादर आईएएस नहीं, आईएएस छोड़ो, is not having that kind of a post to exert any kind of influence in the society. However, every work is very important. His work is important. पर हम जो वो पावर वाली पोस्ट से करते हैं वो नहीं है। तो आप देखिए ये एग्जाम्पल ही मेरे ख्याल से अपने आप वो मिथ आंसर कर रहा है। हालांकि मैं आपको एक और चीज बताऊंगा उसके अंदर, एक थ्योरी के साथ बताऊंगा। चलिए और देखते हैं। आई थिंक ये मिथ क्लियर हो गया आपका। तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला और बैकग्राउंड वाले के तो एग्जाम्पल इतने हैं कि मैं क्या बताऊं। अब आते हैं जिसमें दिक्कत है कि रट्टा मारना पड़ेगा, भाई लॉन्ग स्टडिंग आवर्स करनी पड़ेगी, पास्ट एकेडमिक अचीवमेंट्स करना पड़ेगा। देखिए आई होप आप सबने नाम सुना हो मोहम्मद बिन तुगलक का, आई होप सुना होगा, बहुत फेमस है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के राजा थे, इंडिया के किंग थे। सो 1325 से लेके 1351 तक इंडिया के किंग रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में किंग रहे हैं। ये बहुत अजीब ही बंदा था। अच्छा इसको मैं उसके लिए एमबीटी में लिख लूंगा। आप देखिए एक आपका फैक्ट भी हो जाएगा, थोड़ी सी स्टोरी भी हो जाएगी, आंसर भी कर देंगे हम। अब देखिए हुआ क्या, ये जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनके फादर थे गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी। इनके फादर थे जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक। अब क्या होता है ना, तो इनके फादर किंग थे, ही वॉज द किंग। अब हुआ क्या, ये कहीं से वॉर जीत के आ रहे थे, ही वन अ वॉर, और वहां से जीत के वापस आ रहे थे। तो इनका बेटा था एमबीटी। तो एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इनके लिए बड़ा सा स्टेज सजाया दिल्ली के अंदर कि भाई पापा आएंगे उन्हें ट्रिब्यूट दूंगा। होता है ना कोई बंदा बड़ा काम करके आता तो आप रिस्पेक्ट पे करते हो। तो आप देखिए जीएसटी आया और दिल्ली में स्टेज सजाया हुआ था। जीएसटी स्टेज पे चढ़ा, स्टेज ही कोलैप्स कर गया। आप देखिए जीएसटी डाइड देयर एंड देन देयर ओनली। तो आप देखिए गयासुद्दीन किंग तभी की तभी मर गया, और लोगों ने बोला बेटा बहुत बड़ी गेम खेल गया ये एमबीटी की स्ट्रेटेजी थी खुद किंग बनने की, क्योंकि अब फादर नहीं रहे, रूल ऑफ ब्लड चलता है, आपको पता है, बेटा किंग बनेगा। तो आप देखिए फादर को ट्रिब्यूट देने के लिए स्टेज बनाया, स्टेज ही गिर गया, राइट? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजा बन के डिसीजन लिया कि भाई मैं जो अपने देश की कैपिटल है जो कि दिल्ली थी, मैं दिल्ली से अपनी कैपिटल शिफ्ट करूंगा टू दियोगीर। दियोगीर इज दौलताबाद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर, कि मैं अपनी कैपिटल दियोगी दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। प्रॉब्लम ये नहीं थी कैपिटल शिफ्ट करने की, प्रॉब्लम ये थी इसने तुगलकी फरमान इशू किया, एक डायरेक्शन इशू करी जिसमें ये बोला कि सारे दिल्ली के लोग हमारे साथ चलेंगे और दियोगीर बसाएंगे, दौलताबाद बसाएंगे। तो आप देखिए इसलिए इनका नाम नेगेटिवली भी यूज होता है कि ये जबरदस्ती लोगों को अपने साथ लेके गए कैपिटल ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए क्या है ना, उस टाइम पे आज के टाइम की तरह हाईवेज पे वो ढाबे वगैरह रुकने की जगह, खाने पीने की जगह नहीं थी, जंगल था। तो
जब जा रहे थे दिल्ली से वहां जा रहे थे, जंगल आता था, हंड्रेड्स डाइड ऑफ हंगर, हंड्रेड्स डाई ऑफ थर्स्ट, चोरियां हो गई, ट्राइबल बेल्ट का एरिया पड़ता था, रात को उठे घोड़े गायब हैं, खाना गायब है, राजा का खुद काफिला 2-3 बार लुट गया रास्ते में। तो बहुत बुरा हाल, लोग मरे ये। और आप देखिए लोगों की नजर में इनकी रिस्पेक्ट बहुत कम हो गई है। देखिए उनको ये लग रहा है कि जो किंग अपना नहीं ध्यान रख रहा, खुद के घोड़े चोरी हो रहे हैं, हमारा तो क्या ही ध्यान रखेगा। तो आप देखिए दिस वॉज अ ब्लंडर। अच्छा, दौलताबाद पहुंच के कुछ साल, 2-3 साल बाद इन्हें लगा बड़ी बहुत दिक्कत होगी, ये गलत काम हो गया, लोगों की रिस्पेक्ट भी गई। ही शिफ्टेड बैक अगेन, ही शिफ्टेड बैक अगेन, सेम प्रॉब्लम्स रीएमर्ज्ड अगेन, ही शिफ्टेड बैक अगेन। तो आप देखिए टोटल ब्लंडर, टोटल ब्लंडर कर दिया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं ना ब्रॉन्ज कॉइन्स इशू करूंगा। इन्होंने करेंसी सिस्टम चेंज किया, करेंसी सिस्टम चेंज किया और बोला मैं ब्रॉन्ज कॉइन्स इशू करूंगा जो कि सिल्वर कॉइन्स की तरह होंगे, जिनकी वैल्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह होगी। तो सिल्वर कॉइन्स बंद करके ब्रॉन्ज कॉइन्स, ब्रॉन्ज यू नो अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अच्छा, अब क्या है, कॉपर बहुत आसानी से अवेलेबल था, आसानी से अवेलेबल था। लोगों ने क्या किया, वो वहां पर गए और खुद कॉपर एक्सट्रैक्ट करके अपने घर में ही करेंसी बना रहे हैं। तो आप देखिए सरकारी खजाने को 1 रुपए की प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्यों भैया, जब प्रिंट नोट बनाने की मशीन ही घर पे रखी है तो लगाने दो, 200% टैक्स भर देंगे। इकोनॉमी डूबने लगी, हालांकि ये इसने करेंसी सिस्टम के रिफॉर्म करे थे। तो आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक इज कॉल्ड वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पूछा भी गया एक बार सीसैट क्लैट के पेपर में, लॉ एंट्रेंस के पेपर में, कि हु इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए फूल तो समझ आ रहा है, बाप को ट्रिब्यूट देने के लिए स्टेज सजाया, बाप ही चला गया। तो आप देखिए, पर वाइज क्यों? आप देखिए ये दोनों वर्ड्स कॉन्ट्रेरी हैं। क्यों? आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक लोग कहते हैं वॉज अ ग्रेट प्लानर, वॉज अ ग्रेट प्लानर, बट ही वॉज अ पुअर इम्प्लीमेंटेटर। देखो दो चीजें होती हैं, प्लान बनाना और उसे इंप्लीमेंट करना, दूसरी चीज होती है इंप्लीमेंट। हर बंदा कह देता है मैं 6 घंटे, मैं 16 घंटे पढ़ लेता हूँ, 20 घंटे। भाई तुम करके दिखाओ, बोलो मत। प्लान बनाना एक चीज है, इंप्लीमेंट करना अलग चीज है। तो आप देखिए ये प्लान बहुत अच्छे बनाता था। उस टाइम पे किंग्स ने ऐसे प्लान सोचे ही नहीं थे, बहुत अच्छे प्लान बनाता था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में बिल्कुल जीरो था, ये कुछ नहीं हुआ इससे। आप देखिए इसके फादर जीत के आते हैं वॉर, तो ट्रिब्यूट देना बनता है, उन्हें मॉरल सपोर्ट मिलेगा। तो आप देखिए पर इसे स्टेज की ड्यूरेबिलिटी और वो स्ट्रेंथ वगैरह चेक करनी चाहिए थी। और वो जीएसटी भी अजीब था, वो हाथी लेके स्टेज पे चढ़ गया। आप देखिए हाथी लेके स्टेज पे कौन चढ़ता है, टूटेगा ही वो। चलो, तो प्लान अच्छा था फादर को ट्रिब्यूट देने का, नहीं हुआ। ये देखो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगीर। आप देखिए इंडिया की ज्यादातर कैपिटल्स क्या रही हैं, दिल्ली रही है, आगरा रही है, या बंगाल रही है, ऐसे ही रही है कैपिटल। तो आप देखिए अफगानिस्तान से लेके यहाँ असम तक, बेसिकली ये मध्य प्रदेश एंड ऑल रीजन भी जोड़ के, इन सबको हम क्या कह देते हैं, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट। क्योंकि देखिए किंग यहाँ पे बैठा होता था, किंग यहाँ पे बैठा होता था। और तो आसपास जितनी भी, देखो हरियाणवी आपको बोलनी नहीं आती पर समझ आ जाएगी, पंजाबी आपको बोलनी नहीं आती पर समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि किंग से जिसको भी काम पड़ता था उसे वो उस भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता था जो राजा बोलता है, पर्शियन, हिंदी एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। लेकिन साउथ इंडिया, क्योंकि इंडिया का इतना कॉन्टिनेंटल साइज है, साउथ इंडिया में या तो वार्डन अपॉइंट करना पड़ता था राजा को रूल करने के लिए, या ये अलग ही होते थे एम्पायर से, ये सेपरेट किंगडम्स होते थे, सेपरेट किंगडम्स होते थे। इसलिए आप देखिए जो साउथ इंडियन स्टेट हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दे आर अनदर कंट्री ऑल टुगेदर। देखिए अगर मैं आपको साउथ इंडिया में छोड़ दूं और ये बोलूं कि आपको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं बोलनी, और उन्हें आपको हिंदी बोलना है, आप नहीं बाहर आने वाले वहां से। वाई? क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती, आपको उनकी भाषा नहीं आती। लेकिन अगर आप पंजाब से और मैं आपको बिहार छोड़ दूं, आप इजीली वापस आ जाएंगे, क्योंकि बिहारी बोलनी नहीं आती होगी, समझ आ जाएगी, क्योंकि सबका कोर हिंदी से ही चल रहा है। तो आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान किया था कि अगर वो दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं तो इट विल लीड टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो फिर आप देखिए सदर्न इंडिया और पूरा इंडिया एक एंटायर यूनिटी की तरह चलता। लेकिन आप देखिए ऐसा हुआ नहीं, वो प्लान
प्लान बहुत अच्छा था इंडिया की यूनिटी के लिए, बट उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इन्हें सिक्योरिटी, फूड वगैरह की प्रोविजंस तैयारी करनी चाहिए थी, लोगों से पूछना चाहिए था। आप देखिए ये करेंसी रिफॉर्म्स करे, आज भी हम क्रिप्टो करेंसी पे जाते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, क्योंकि स्मगलिंग होती है गोल्ड और इसकी, फेक करेंसी नोट्स होते हैं। तो इन्होंने करेंसी रिफॉर्म करे थे इकोनॉमी सुधारने के लिए, स्मगलिंग रोकने के लिए, पर इम्प्लीमेंटेशन में मात खा गए। इन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि जो भाई कॉपर की जितनी भी माइंस हैं उसके ऊपर इनका कंट्रोल होना चाहिए था, वरना लोगों ने वहां से कॉपर उठाया, खुद घर में कॉइन्स बना के दे रहे हैं। तो आप देखिए प्लान बहुत बढ़िया बनाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, पर ये फेल कहां पर हो गए? इम्प्लीमेंटेशन में। दैट इज वाई वाइजेस्ट रूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए ये ऑपोजिशन ने भी क्रिटिसाइज किया था जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, व्हेन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिड डीमोनेटाइजेशन, तो उन्होंने अनाउंस क्या किया? टेररिज्म रुक जाएगा, ब्लैक मनी रुक जाएगा, करप्शन, ये वो सारी चीजें बोली। तो बहुत बढ़िया प्लान था, लेकिन आप देखिए मोर देन 120 पीपल डाइड और इतनी सारी दिक्कतें हुई। क्यों? क्योंकि आपके एटीएम मशीन्स को कैलिब्रेट नहीं किया गया था 2000 नोट के लिए। आपने इनफ वो नोट्स नहीं प्रिंट किए थे कि हर एटीएम पे पहुंच जाए। तो आप देखिए प्लान बहुत अच्छा था कि भाई ब्लैक मनी रुकेगा, टेररिज्म, पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत हुई बिकॉज सर्टेन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। आर यू गेटिंग दिस? तो ऑपोजिशन ने कहा था दैट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज अ मॉडर्न डे तुगलक पॉलिसी, कि देखने में बहुत अच्छी है, इंप्लीमेंट नहीं होती। तो आप देखिए दिस इज द थिंग, आपको जब ये बेसिक्स पता होंगे तो हो सकता है इसका एस्से आ जाए या क्वेश्चन आ जाए, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मोहम्मद बिन तुगलक ये बेचारा हालातों का मारा है, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। वाई? प्लान बहुत अच्छे करता है पर किस्मत आप कह सकते हो खराब है। अब आप ध्यान से देखिए क्यों बताया मैंने आपको। देखिए एवरी एवरी वन ऑफ यू, लाइक जितने भी लोग हैं, सबकी स्कूलिंग अलग होती है, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, राइट? आईक्यू अलग होता है। देखो एक बंदे को एक चीज 2 घंटे में पढ़ के समझ आ जाती है, एक दूसरे बंदे को वो 4 दिन लग जाते हैं समझने में। एक बंदे को एक वीडियो देख के चीजें समझ आ जाती है, दूसरे को बहुत टाइम लग जाता है समझने के लिए। तो आप देखिए हर बंदे का इंटेलेक्ट लेवल, स्कूलिंग लेवल, बैकग्राउंड लेवल अलग होता है। अगर आप सबको बोल दो 16 से 18 घंटे पढ़ना है, दैट इज नॉट राइट। दैट इज नॉट राइट। मेरे 16-18 घंटे आपके 8 घंटे भी हो सकते हैं, या हो सकता है ज्यादा भी हो। सो यू सी, लेट मी टेल यू दिस वेरी केयरफुली, वे और ध्यान से सुनिए इसे। देयर इज नॉट अ सिंगल प्लान टू क्रैक यूपीएससी। मेहनत करनी है, पर कोई आपको ये नहीं बता सकता 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 5 घंटे करो। भैया आपने पूरी जिंदगी में 2 घंटे पढ़ा है, आप कैसे एकदम से 16 घंटे पढ़ लोगे? आपको अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स इंक्रीज करना है, पर धीरे धीरे। ऐसे ही नहीं पहले दिन ही 16 घंटे बैठ जाओ, 2 दिन बैठोगे, तीसरे दिन सोते मिलोगे आप। तो आप देखिए देयर इज नॉट अ सिंगल प्लान, वरना आपके साथ क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम, कि आपका प्लान तो बहुत अच्छा है कि आईएएस बनना है, ज्यादा पढ़ना है, पर पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आज तक कभी आदत ही नहीं है इतना पढ़ने की। आप किसी दूसरे का बनाया हुआ प्लान यूज कर रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं होगा। मेक योर ओन प्लान्स, कि अच्छा मेरे को 2 टॉपिक वाइज बनाओ, कि आज मैं एटमॉस्फेयर करके उठूंगा, आज मैं ये टॉपिक करके उठूंगा, फिर उसमें कितना भी टाइम लगे। किसी का बताया हुआ प्लान यूज नहीं करना। देयर इज नॉट अ सिंगल प्लान टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो दिस लॉन्ग स्टडिंग आवर्स इज रॉन्ग। पढ़ना है, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना 8-10 घंटे। स्टार्ट करो स्लोली एंड स्लोली बिल्ड योर कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू स्टडी। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सी, रही बात क्रैमिंग एंड ऑल की, कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा, देखो मैंने आपको ये लैंग्वेजेस वाली चीज बताई। ये आपका सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में लैंग्वेजेस से लेके क्या प्रॉब्लम है। 1 पॉइंट आपको दिख रहा है, इट हैज बिकम अ मीडियम ऑफ स्टेटस। आपसे वो क्वेश्चन आएगा, लेट्स से एल्बिडो वाला, कि परमानेंट आइस कवर ऑन द पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन यूज एल्बिडो आल्सो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यूपीएससी इज एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, जनरल स्टडीज है देखो पेपर में, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है ना, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है, आपको उसे अपनी भाषा में समझ के उसकी एप्लीकेशन पे आंसर देना है। क्रैमिंग वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। एल्बिडो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ रोड की तरह बिहेव करो, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट? इट डजंट रिक्वायर क्रैमिंग, इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग। हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक का ये नहीं बताएंगे कि ईयर याद रखो। आपसे हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वाइजेस्ट रूल, कि दिक्कत क्या थी। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, कोई परिवार में होना चाहिए, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया।
राइट? रिक्शा यूपीएससी इज द ओनली पेपर जिसके अंदर हर कोई पेपर निकालता है लाइक हार्ड वर्क के साथ, राइट? तो आप देखिए, आई थिंक दीज मिथ्स हैव बीन आंसर्ड क्लियरली. इट डजंट रिक्वायर क्रैमिंग, इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. जैसे एल्बिडो वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया. अच्छा, पास्ट एकेडमिक अचीवमेंट्स देखिए, इंडिया एक यूनिक कंट्री है जहां पे आप देखिए बचपन से फर्स्ट सेकंड क्लास से आपकी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है. सी, मेरे से लोग पूछते हैं सर सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग लेनी जरूरी है? नहीं, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा. पर आप देखो, आप बचपन से फर्स्ट क्लास से ट्यूशन में पढ़ते आए, आपको लगता है आप ये पेपर फिर बिना उसके निकाल लोगे कोचिंग के? आप देखिए, सेल्फ स्टडी इज क्लियर, बट द फैक्ट इज आवर एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड अस. क्योंकि आप देखिए, स्कूल में हम अगर स्कूल है तो कोचिंग सेंटर्स की क्या जरूरत है? पर जरूरत पड़ती है बिकॉज दे आर नॉट टीचिंग प्रॉपरली. इंडिया में टीचिंग इज द लास्ट प्रोफेशन. तो जब आपको पूरा कोचिंग ओरिएंटेड ही आपको एजुकेशन सिस्टम मिला, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. क्योंकि आप नहीं कोचिंग लोगे, कोई दूसरा ले लेगा और वो आपसे एज में रख लेगा. कॉलेज में अगर आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, फाइन, पर हमें तो बस पेजेस भरना सिखाया जाता है कि 4 पेज लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? तो पास्ट एकेडमिक अचीवमेंट में लेट्स से आपकी सप्ली भी आई हुई है, क्या फर्क पड़ता है जब वो एजुकेशन यहाँ पर यूज ही नहीं हो रही है एज सच? Because that is only a cramming based education system that we are following. Hopefully new education policy आई है तो कुछ solution मिलेगा. और रही बात देखो मार्केट वैल्यू जीरो होने की, देखिए बड़े काम करने के लिए लेट्स से कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, इट टेक्स टाइम. इंडिपेंडेंट कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885. पूर्ण स्वराज मांगने के लिए 1929 तक वेट करना पड़ा, क्योंकि आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो चीजें. आर यू गेटिंग दिस? तो आप देखिए, जब भी आप किसी बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ा आप अपना स्टेटस बदलना चाहते हैं, एफर्ट लगेगा. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस. सी, माय टीचर टोल्ड मी दिस कि अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, मेहनत करके एग्जाम दिया है, दिस एजुकेशन विल नेवर लेट यू डाउन. एंड दिस आई एम टेलिंग टू यू, आई कैन गिव दिस इन राइटिंग ऑल्सो, कि अगर आप अच्छे से मेहनत करो, ये एजुकेशन आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगी, कभी भी नुकसान नहीं करेगी. देखो, लास्ट थिंग, जस्ट आई एम वाइंडिंग अप. आई नो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट आई विल वाइंड अप. आप देखिए, लिक्विड स्टेट है वाटर की, राइट? उसकी एक स्टेट है लिक्विड स्टेट, और आपको लेट्स से उसने अपनी स्टेट बदलनी है गैसियस फॉर्म के अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर. तो उसे आप देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना पड़ता है. तो वाटर को भी हर बार अपनी स्टेट चेंज करने के लिए 100 डिग्रीज पे जलना पड़ता है. आज आपकी एक स्टेट है, आप पार्टीज में जाते हैं, कहीं जाते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है फैमिली फंक्शंस में. व्हाई? बिकॉज यू आर जस्ट वन अमंग ऑल, राइट? आप अपनी स्टेट बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी स्टेट बढ़ाना चाहते हैं कि सब देखें, तो नेचर से ही सीखो, जलना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी. हाँ, मेहनत करोगे तो गारंटी है निकल जाएगा, नहीं तो यू विल डू वंडर्स इन लाइफ. बट यस, एफर्ट तो डालना पड़ेगा, इवन नेचर डज दैट. आई होप दिस इज क्लियर. तो आप देखिए, इस वीडियो के अंदर आई ट्राई टू आंसर दैट कि सिविल सर्विसेज के लिए जो आपके अंदर भ्रम फैलाए जाते हैं कि क्यों नहीं करना है, देयर आर वेरियस मिथ्स एंड ऑल, वो क्लियर करने की मैंने आपकी कोशिश करी विद सर्टेन फैक्ट्स. नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, बुक्स टू फॉलो, नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है. अब देखिए, आई थिंक अब आपको आंसर मिल रहा है सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहिए. प्रेस्टीज 100%. इट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, यू नो दैट, राइट? हमारे यहाँ तो कहावतें मशहूर है कि खुद को डीसी समझा है क्या, राइट? दैट इज द थिंग. आप देखिए, यूपीएससी मैंने आपको बताया है, इंडिया में एक लौता एग्जाम है जिसमें रिक्शा पुलर के बेटे का भी पेपर निकलता है और रिचेस्ट से रिचेस्ट बंदे का भी पेपर निकलता है. यूपीएससी ने, इट इज वन ऑफ द बुलवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो दैट. तो आप देखिए, इसने हमारे देश को बहुत, आप देखिए, देयर इज नो करप्शन चार्जेस ऑन यूपीएससी सो फार. इट हैज वर्क ब्रिलियंटली. अगर आपका पेपर नहीं होता है तो आप सेफली कह सकते हो मेहनत की कमी थी. इसमें करप्शन का स्कोप नहीं है. बाकी चीजें देखिए इमैटेरियल हैं, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो यू नो देयर इज जॉब सिक्योरिटी. सी, बिल एंड मेलिना गेट्स, उन्होंने इतना पैसे कमा लिए कि अब वो सोशल सर्विस के लिए अपनी फाउंडेशन से फंडिंग देते हैं. आप लोग सोशल सर्विस करोगे और गवर्नमेंट आपको पैसे देगी. So it gives you meaningful life. There is diversity of work. You know, there is power and authority and all. These things are immaterial. मेजर चीज है कि वो लोग जो आपको बोलते हैं सिविल सर्विसेज क्यों नहीं करना चाहिए, उसके आंसर्स मैंने दे दिए. कोई जरूरत नहीं है 16-17 घंटे पढ़ने के लिए. 2 घंटे पढ़ते हो, 2 से धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करोगे. हर एक का इंटेलेक्ट लेवल अलग होता है.
एक प्लान नहीं है पेपर निकालने का। आपको हाई प्रोफाइल इंग्लिश नहीं चाहिए पेपर निकालने के लिए। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट स्टेटस। यू डोंट नीड एनीवन इन योर फैमिली टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और एग्जाम तो रट्टे वाला है ही नहीं। मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं वो सारी पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह से ही उठाई हुई हैं और डेटा दिया है मैंने आपको। आपको हिस्ट्री रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, आपको हिस्ट्री से सीखने के लिए बताएंगे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक कि प्लान बनाना काफी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। आप मेरा प्लान ले लो पर इम्प्लीमेंट ना कर पाओ तो क्या फायदा। So you have to make your own plans. Past academic achievements do not matter because the exam is totally different from a formal education system that is going on. Or market value will be zero is totally a myth. You work hard, you give your 100%, and this paper will never ever let you down. I hope this is clear. So इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर we will in the next videos we will discuss about how to prepare, how to start, और मैं आपको कुछ ये भी बताऊंगा कि एग्जाम निकालने के लिए what are the key principles और क्या की चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, right? That we'll talk in next video. I hope the information was some it was informative video. आपका मैंने time waste नहीं किया, right? So thank you, and I'll post the next video soon. Thank you.